हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग माइंड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर से 20 क्वेश्चन पर डे की तरह कवर करेंगे और ये क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग में जेएसएससी जेई में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपका ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग या फिर ऑटोमोबाइल हो तो आपके लिए जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशंस है जेएसएससी की, उसमें बेनिफिशियल एंड इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें कि जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, चाहे आप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हो, जेई हो या फिर माइनिंग इंस्पेक्टर हो। तो जितना भी एग्जामिनेशंस है टेक्निकल, उसमें ये क्वेश्चंस आपको बेनिफिशियल एंड इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कवर कराया है, वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा कर के देख सकते हैं। इससे पहले भी जो एग्जामिनेशंस हुआ था ऑफलाइन, उसका भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कवर करवा दूँ, जो भी एग्जामिनेशंस हुई थी ऑफलाइन में। और 2013-14 में जो वैकेंसीज आई थी, तो उसका जो एग्ज़ाम का क्वेश्चंस है वो भी मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया है, तो वो भी आप जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो जैसे ही हम लोगों का जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर हो जाएगा तो हम लोग फिर ब्रांच पेपर कवर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी सिलेबस है वही रहेगा, जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन है जेएसएससी जेई की वैकेंसीज इसी टाइप से रहेगा। और ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जनरल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है 80+40 पेपर 1 में, तो 80 आपका जनरल रीजनिंग रहता है, 40 आपका जीके जीएस रीजनिंग रहता है। तो जीके जीएस रीजनिंग में अगर आप जेएसएससी के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो 40 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग आज के इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चंस कवर करना है हम लोगों को, और जैसे ही ये सब कवर हो जाएगा फिर हम लोग ब्रांच पेपर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल करेंगे। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पार्टिकल साइज एनालिसिस ऑफ ए सॉयल मास द लोएस्ट शिप साइज यूज्ड विल बी 75 माइक्रोन्स। तो मिनिमम जो यूज करते हैं हम लोग, तो वो कितना करते हैं 75 माइक्रोन्स, 4.75 तक हम लोग करते हैं। तो मिनिमम यहाँ पे पूछ रहा है तो मिनिमम 75 माइक्रोन्स होगा। मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम जो ग्रेनुलर साइज जो होता है और जिसको हम लोग कोर्स ग्रेन होते हैं, ये तो फाइन ग्रेन के लिए था, लेकिन जो कोर्स ग्रेन के लिए होता है वो 4.75 होता है। एक बार आप देख लेना, बहुत सा सिव का एनालिसिस है और उसमें बहुत सा सिव का कैटेगरीज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम लाइज बिलो द क्राइटिकल न्यूट्रल एक्सिस देन द बीम इज सेड टू बी। सबसे पहले क्या करना है, एक बीम आपको ड्रॉ कर देना है इस टाइप का। अगर ये बीम है तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक बीच में क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। अब क्या करना है, अब जो भी पूछ रहा है क्वेश्चन में उसको हम लोग को ध्यान देना है। ये न्यूट्रल एक्सिस है, इसी टाइप का बीम रहेगा। तो पूछ रहा है द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम लाइज बिलो द क्राइटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो क्राइटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, ऊपर हो गया, ये क्राइटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऊपर हो गया, तभी ना पूछ रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम लाइज बिलो द क्राइटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस क्राइटिकल न्यूट्रल एक्सिस से नीचे हो गया, देन द बीम इज सेड टू बी। तो न्यूट्रल एक्सिस मेन होता है, इससे अगर ऊपर हो गया क्राइटिकल न्यूट्रल एक्सिस तो क्या हो गया, बीम जो है वो ओवर रिइंफोर्स्ड हो गया। अगर ये क्राइटिकल न्यूट्रल एक्सिस नीचे रहता तो बीम क्या होता, अंडर रिइंफोर्स्ड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए सिंकिंग फंड इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिकंस्ट्रक्ट आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सिंकिंग फंड क्या होता है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन हम लोग किए तो वो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, फेल हो जाता है, अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। सिंकिंग फंड मतलब डूब जाने के बाद जो हम लोग लोन लेते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फंड। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिकंस्ट्रक्ट आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी। तो रिकंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी के यूजफुल के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से डिस्कस करेंगे तो मे बी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा कम डिस्कस करें क्वेश्चंस को। बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का पैटर्न देखना है और
इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आप जितना मैं करवा रहा हूँ अगर आप कर लेंगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है वो आराम से निकल जाएगा, क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से इन द केस ऑफ हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू, तो 0.87 FC के होता है एक, और एक 0.87 FY होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछ रहा है कि यील्ड स्ट्रेंथ जो है 0.87 होगा, 0.87 ऑफ डिजाइन स्ट्रेस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमिएबल फॉर्मेशन हैविंग स्ट्रक्चर विच परमिट एप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू मूव थ्रू इट अंडर ऑर्डिनरी फील्ड कंडीशन इज नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वीफर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेल कंडीशन ट्रायंगल विल हैव एंगल बिटवीन, तो अगर कोई भी ट्रायंगल है उसको हम लोग वेल कंडीशन, ये ट्रायंगुलेशन का मेथड होता है कि चेन सर्विंग का जो प्रिंसिपल होता है वो ट्रायंगुलेशन होता है। तो ट्रायंगुलेशन क्या होता है, जो ट्रायंगल्स होता है उसको हम लोग स्मॉल एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, तो स्मॉल ट्रायंगल होता है, लेकिन ट्रायंगल किस टाइप का होना चाहिए, वेल कंडीशन होना चाहिए। तो कोई भी एंगल जो है इसका 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30 डिग्री से कम हो जाता है तो वो क्या होता है, इल कंडीशन, और 120 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। और अगर आइडियल ट्रायंगल है तो जितना भी एंगल ऑफ ट्रायंगल है वो सब क्या होगा, सिमिलर होगा और इक्वल होगा, वो सब 60 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर वेल कंडीशन ट्रायंगल के बारे में पूछा गया है, तो कोई भी एंगल जो है लेस देन 30 डिग्री नहीं होगा और मोर देन 120 डिग्री नहीं होगा, मीन्स 30 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से द लाइन ऑफ कोलिमेशन इज, तो लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या है, एक इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर जो होता है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड इट्स कंटिन्यूएशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो इसका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट डिफिनेशन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट मीन्स, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट मीन्स अगर जब हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं इसके बाद उसको क्या करते हैं, अच्छे से प्लेन कर देते हैं। तो प्लेन करने के बाद क्या होता है, वाटर जो है ये ऊपर में आ जाता है। तो जो वाटर ऊपर में आ जाता है, बहने लगता है, फ्लो करने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग। वाटर कम्स टू द टॉप सरफेस ऑफ कंक्रीट, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जब कंक्रीटिंग हो जाता है तो कुछ देर के बाद आप नहीं देखते हैं पानी सब नीचे गिरने लगता है, तो ऊपर पानी आ जाता है, इसके बाद वो क्या होता है, नीचे गिरने लगता है जो रूफ रहता है। तो ऊपर जो आ जाता है कंक्रीट के टॉप सरफेस पे वाटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन से फॉर ए रेक्टेंगुलर बीइंग सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी, तो कोई भी एक रेक्टेंगुलर बीम है तो टाउ मैक्स यहाँ पर पूछ रहा है, तो मैक्सिमम शियर टाउ मैक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1.5 टाउ एवरेज। तो 1.5 टाउ एवरेज मीन्स बोल सकते हैं 3/2 भी अगर दिया रहेगा तो वो आप लिख सकते थे। इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर रेक्टेंगुलर के लिए पूछा गया, ट्रायंगुलर के लिए पूछा जाता तो फिर 3/4 मतलब सबका अलग अलग रहता है कंडीशन, तो उस टाइप से आपको याद करना पड़ेगा। तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू 1.5 टाउ एवरेज होता है किसके लिए, रेक्टेंगुलर बीम के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द वाटर सप्लाई इज एट टू लो ए लेवल टू रन बाय ग्रेविटी ऑन टू द लैंड द मेथड ऑफ इरीगेशन टू बी कंसिडर्ड इज, तो क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन द वाटर सप्लाई इज एट टू लो ए लेवल टू रन बाय ग्रेविटी ऑन टू द लैंड द मेथड ऑफ इरीगेशन टू बी कंसिडर्ड, जब बहुत कम रहता है वाटर लेवल
अर्थ सरफेस पे जो सप्लाई किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन मतलब कोई भी मशीन से किसी भी कैनाल से या फिर वेल से या भी कहीं से स्ट्रीम से रिजर्वायर से निकाल करके हम लोग पॉन्ड से पानी को उस लैंड में इरिगेशन पर्पस के लिए डालते हैं, तो वो क्या होता है, लिफ्ट इरिगेशन होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कम पानी रहता है लैंड सरफेस पे। और सरफेस इरिगेशन जो होता है वो क्या होता है कि अनलिमिटेड वाटर का फ्लो उस लैंड में कराया जाता है। जैसे कैनाल से अगर डायरेक्ट उस लैंड में जा रहा है तब उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ एन एग शेप्ड सीवर। तो सीवर का जो शेप होता है एग शेप्ड, तो उसमें जो डेप्थ होता है वो कितना होता है, उसका विड्थ का 1.5 टाइम्स होता है, 1.5 टाइम्स बी। डी इज इक्वल टू 1.5 टाइम ऑफ बी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलो फाउंडेशन विल हैव ए सेलो फाउंडेशन। तो सेलो फाउंडेशन क्या होता है, सेलो फाउंडेशन मेनली दो टाइप का होता है, एक डीप फाउंडेशन होता है, एक सेलो फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन मतलब ये जो गड्ढा होता है डीप जो है ये मोर देन क्या होता है, विड्थ। तो ये विड्थ है, ये विड्थ है, और ये क्या है, डेप्थ है। तो अगर बी मोर देन डी हो जाएगा, मतलब विड्थ अगर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इस टाइप का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेलो फाउंडेशन हो जाएगा। और डीप फाउंडेशन मतलब डीप ज़्यादा है, तो डीप फाउंडेशन में गड्ढा ज़्यादा होता है, मतलब डेप्थ ज़्यादा होता है, और सेलो फाउंडेशन में उसका चौड़ाई विड्थ ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या पूछ रहा है, इस सेलो फाउंडेशन विल हैव डेप्थ लेस देन और इक्वल टू द विड्थ ऑफ फाउंडेशन। तो सेलो फाउंडेशन में क्या पूछा, डेप्थ लेस देन और इक्वल टू द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। तो डेप्थ क्या होता है, लेस होता है, तो ये डेप्थ लेस है, और ये भी बोल रहा है कि इक्वल टू द विड्थ। अगर डेप्थ और विड्थ दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेलो फाउंडेशन। वही अगर डेप्थ मोर देन इट्स विड्थ होता, मतलब ये जो डेप्थ है ये मोर देन इसका विड्थ हो जाता, तब क्या होता, वो फाउंडेशन डीप फाउंडेशन हो जाता। तो यहाँ पर सेलो फाउंडेशन का डिफिनेशन पूछा गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है आप लोगों का, और डिस्कस भी कर दे रहे हैं थोड़ा बहुत जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो प्रिजर्वेशन मतलब बचाव के लिए कौन सा यूज नहीं किया जाता है, इसमें दिया गया है कौन सा ट्रीटमेंट टिम्बर के बचाव के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो एसक्यू ट्रीटमेंट, कोल्टा ट्रीटमेंट, बेंजीन ट्रीटमेंट, क्रियोसोट ऑयल ट्रीटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंजीन ट्रीटमेंट। बेंजीन ट्रीटमेंट जो होता है वो घर में करते हैं हम लोग, पेंट में जो वाल होता है या फिर कोई स्टील होता है, तो मेटल के का जो भी मटेरियल्स रहता है उसमें हम लोग बेंजीन ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द इलोंगेशन इंडेक्स ऑन एन एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल हुज ग्रेटेस्ट डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स देयर मीन डायमेंशन। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी। ये सब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। डेफिनेशन टाइप का, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट चेंजेज इट्स साइन। तो ये आप शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में पढ़ेंगे कि जब कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो होता है तो बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, और अगर शियर फोर्स मैक्सिमम होता है तो बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पे क्या होता है, जीरो होने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना,
ताकि जो ब्रांच पेपर है, ब्रांच पेपर में मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं सिविल का ही एक तरह से बोल सकते हैं सिविल का स्पेशलिस्ट हूँ। तो इसी वजह से मैं थोड़ा इलेक्ट्रिकल पार्ट मुझे भी आता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, बट उतने अच्छे से डिस्कस नहीं करवा पाता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि फिर भी 90% कवर तो करवा ही देता हूँ जो भी कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन सिविल का बहुत मैक्सिमम हम कवर कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रेलवे ट्रैक गॉज इज द डिस्टेंस बिटवीन इनर एज टू इनर एज ऑफ रेल। तो ये जो रेल रहता है तो इसके इनर एज से इनर एज का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं, रेल गेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। वही चीज़ पूछ रहा है, रेलवे ट्रैक में गेज का जो डिस्टेंस लेते हैं कहाँ से लेते हैं, तो इनर एज से इनर एज के बीच में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चंस है और वैल्यू वाला क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। द अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंक्रीट विल बी, तो अल्टीमेट स्ट्रेन जो होता है कंक्रीट में वो 35 × 10⁻⁻4 होता है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर दिया गया है, पॉइंट में कर दिया गया है, तो 0.0035, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है 3.5 × 10⁻³ तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इन द मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ रोड सिस्टम द टर्शियरी सिस्टम ऑफ रोड्स कंसिस्ट ऑफ, मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ रोड सिस्टम द टर्शियरी सिस्टम ऑफ रोड कंसिस्ट ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको फिर से ये क्वेश्चन पूछ दे, तो इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ करके एकदम अच्छे से ध्यान दिए। तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेजेस रोड जो होता है उसको टर्शियरी सिस्टम ऑफ रोड्स में कंसिस्ट किया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द फेलियर ऑफ ए स्टील स्ट्रक्चरल मेंबर इन टेंशन बाय यील्डिंग। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होता है स्टील में स्ट्रक्चर मेंबर में तो 1.10 होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट वन क्वेश्चन है, तो फिर हम लोगों का कवर हो जाएगा इस सेशन का 20 क्वेश्चंस। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में जल्दी जल्दी कवर करेंगे और इस सेशन के बाद जनरल इंजीनियरिंग का पूरा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। तो हम लोग ब्रांच पेपर सिविल स्टार्ट करेंगे, फिर मैकेनिकल करेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द बर्न्ड क्ले ब्रिक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ब्रिक्स का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही किया जाता है कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो कितना होता है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करके इस सेशन को डिस्कस किया। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो, ताकि इसी तरह के जो भी स्टडी मटेरियल हो, जो भी प्रिपरेशन हो, आप आसानी से कर सकें। और इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको हमारे चैनल पर दिया जाता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टडी के साथ साथ आपको जॉब अपडेट्स भी आसानी से मिल जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही।